बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं क्लास 9th मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 1 मैट्रिक्स के बारे में आपको बताऊंगा और इसके जितने भी एक्सरसाइज होंगे इंशाअल्लाह रोज़ाना के हिसाब से मैं आपको हर एक क्वेश्चन यहाँ पे वीडियो में सॉल्व करके दूंगा। तो आज मैट्रिक्स की बात करेंगे हम, जो कि 9th क्लास के मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 1 है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि मैट्रिक्स में क्या होता है और ये क्या चीज़ होती है, हम इसको फिर सॉल्व कैसे करते हैं, इनकी एग्जांपल्स देखेंगे। इनमें बहुत सारे इसकी टाइप्स हैं मैट्रिक्स की, उनके बारे में डिस्कशन होगी। तो इंशाल्लाह इसमें आपको मैट्रिक्स का बहुत ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि ये मैट्रिक्स एक बहुत दिलचस्प टॉपिक है। इंशाल्लाह इसकी एप्लीकेशन, इसकी ब्रीफ हिस्ट्री मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अब फर्स्ट ऑफ़ ऑल अगर हम मैट्रिक्स की बात करें तो डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं कि डेफिनेशन क्या है। अ मैट्रिक्स इज़ अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट या अरेंजमेंट्स ऑफ अ रियल नंबर्स इनक्लोज्ड इन अ स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, अ मैट्रिक्स इज़ अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होती है, तरतीब होती है ऑफ रियल नंबर्स की इनक्लोज्ड, उनको हम क्या करते हैं, इनक्लोज कर देते हैं इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। स्क्वायर ब्रैकेट्स में हम क्या करते हैं, इनक्लोज बंद कर देते हैं। अभी खैर अभी डेफिनेशन है, तो आपको जब एग्ज़ाम्पल देंगे तो इंशाल्लाह मज़ीद बेहतर हो जाएगी और आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है, यानी रियल नंबर्स हैं, उनको रेक्टेंगुलर एक तरतीब से आप नंबर्स को लिख दें, रियल नंबर्स को, और ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट जो होती है उसमें आप क्लोज कर देंगे। तो ये हमारे पास डेफिनेशन होती है मैट्रिक्स की। तो कहते हैं ईच नंबर इन अ मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड एन एलिमेंट और एंट्री। जो उस ब्रैकेट के अंदर नंबर्स होंगे, रियल नंबर्स, हम उनको क्या कहेंगे कि वो उस ब्रैकेट मैट्रिक्स के एलिमेंट हैं या उनकी एंट्रीज़ हैं। क्लियर। अब इसकी एग्ज़ाम्पल के बारे में बात करते हैं तो आपको मज़ीद बेहतर हो जाएगी, बेहतर से समझ आएगी इसकी डेफिनेशन। जी, तो अब इसके एग्ज़ाम्पल के बारे में बात करते हैं। उसने क्या कहा था कि मैट्रिक्स इज़ अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट्स ऑफ अ रियल नंबर। आप रियल नंबर्स को अरेंज करके लिखते हैं, तरतीब से लिख दें और फिर एक स्क्वायर ब्रैकेट से इसको बंद कर दें। तो देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लेता हूँ 2, 1, 4 एंड 5। देखिए रियल नंबर्स है ना, तो देखो मैंने अरेंजमेंट तरतीब में लिख दिए। अब आप कहता है कि इनको ऐसे ये स्क्वायर ब्रैकेट में आप बंद कर दें। तो ये क्या है, ये एक मैट्रिक्स है। तो ये मैट्रिक्स होते हैं। ठीक है, कि नंबर्स को एक ख़ास तरतीब में हम लिख देंगे जिसको हमें समझने में भी आसानी हो, जिसको हमें देख के इजीली हम उसको अंडरस्टैंड कर सकें। तो ये होता है मैट्रिक्स। फॉर एग्ज़ाम्पल एक दूसरी एग्ज़ाम्पल मैं दे दूँ। ठीक है, -1, -4, 5, 2, 1, कोई भी नंबर आप ले सकते हैं। ठीक है, 5 एंड 1। तो देखें नंबर कितने खूबसूरत तरीके से अरेंज किए गए हैं, जिनका बिल्कुल वाज़े क्लियर तौर पे हमें पता चल रहा है कि वो क्या लिखा हुआ है। तो ये होता है कि नंबर को एक ख़ास तरतीब के साथ अरेंज कर देना और फिर उनको स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर देना, ये मैट्रिक्स होता है। ठीक है, इसकी एप्लीकेशन बहुत सारी हैं, अगर उस पर बात की जाए तो बात बहुत दूर तक जाएगी। तो उस पर इंशाल्लाह मज़ीद मैं मैट्रिक्स की एप्लीकेशंस और इसकी ब्रीफ हिस्ट्री पे मज़ीद मैं एक इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। तो इंशाल्लाह उम्मीद है उसको भी देख के आपको मज़ा आएगा, क्योंकि ये बहुत दिलचस्प टॉपिक है मैट्रिक्स का। ठीक है, तो ये हमारे पास ये क्या है, मैट्रिक्स है। अब देखें इसके बाद कुछ मैट्रिक्स की टाइप्स हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, देखें उसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जी, तो इसकी टाइप 1 है
रो मैट्रिक्स। ठीक है। अच्छा, दो तरह के इसमें होते हैं हमारे पास नंबर्स किस तरतीब से। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैंने आपके सामने यहाँ पे लिखा 1 2 3 एंड 4, तो देखें ये। अच्छा, इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल और एक होता है वर्टिकल। तो जो ऐसे ये लाइक हमारी ज़मीन है, तो इस तरह ये वाली चीज़ें क्या है, ये इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल। ठीक है। और जो ऊपर नीचे है वर्टिकल, इसे कहते हैं हम वर्टिकल। ये हॉरिजॉन्टल, ठीक है, और ये वर्टिकल। अब रो मैट्रिक्स क्या है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती हैं, लाइक ये 1 एंड 2 है, ये हॉरिजॉन्टल में लिखा हुआ है, 3 एंड 4 ये भी हॉरिजॉन्टल में, दो, इसे कहते हैं 2 रोज़। तो देखें रो मैट्रिक्स क्या होती है, सिंपल इसको मैं डेफिनेशन आपको समझा देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास है 1 एंड 2। अब अगर इसको आप देखें थोड़ा ध्यान से कि इसमें हॉरिजॉन्टल कितनी लाइन है, जैसे हमारी ज़मीन है, ऊपर नीचे तो वर्टिकल हो जाता है, और ऐसे ऐसे हमारे पास क्या हो जाता है, हॉरिजॉन्टल। तो इसमें देखें रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन ये है कि वो ऐसा मैट्रिक्स हो जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ एक रो, एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो, या एक हमारे पास उसमें, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो, और ये हमारे पास क्या होती है, रो मैट्रिक्स, यानी उसमें एक रो हो। अब रो मीन ये ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन है एक, इसको कहते हैं हम रो, ऐसे जब जा रही है इसे हम कहते हैं रो। ठीक है। और जब ऊपर नीचे लाइक फिर सेकंड इसका हमारे पास टाइप हमारे पास है, वो क्या है, कॉलम, कॉलम मैट्रिक्स। अब अगर इसको ले लें इसी तरह 1 एंड 2, ठीक है। अब इधर देखें ऊपर नीचे कितनी लाइन है, एक, 1 एंड 2, तो एक लाइन में है। तो ये क्या है, कॉलम मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है कि जिसमें आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ एक कॉलम हो, यानी देखें ऊपर दूसरा नहीं है, जैसे ये है, एक ये है, एक ये है, दो हो गए, लेकिन इसमें देखें तो सिर्फ एक है। ठीक है। तो एक कॉलम हो, इसे क्या कहते हैं, कॉलम, सॉरी यहाँ ऊपर नीचे जो ये वाला, ठीक है, ये कॉलम होता है। रो हॉरिजॉन्टल जो हमारे पास होता है, और कॉलम जो वर्टिकल ऊपर नीचे होता है। तो ये रो मैट्रिक्स और ये कॉलम मैट्रिक्स हो गया। जी स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं इसकी थर्ड जो हमारे पास इसकी टाइप है, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर क्या मतलब होता है, दो। ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन जो मैं आपको सिंपल वर्ड में समझा देता हूँ कि हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स वो होता है कि जिसमें रो एंड कॉलम की तादाद इक्वल हो, बराबर हो। अब देखें इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है, एक ये वाली और एक ये वाली, यानी दो रो हो गई है हमारे पास। जितनी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी इसका मतलब है कि वो रोज़ हैं। तो एक ये वाली, एक ये हो गई, इसको हम कहते हैं R1 यानी रो 1, और इसको क्या कहेंगे, R2। कितनी रोज़ हैं, एक एंड दो, इसको बोलेंगे कॉलम यानी C1, और इसको बोलेंगे C2। अब देखें कितनी रोज़ हैं, एक दो, कॉलम कितने हैं, एक एंड दो। तो कॉलम और रोज़ की तादाद बराबर है, तो जिस भी मैट्रिक्स में कॉलम एंड रोज़ की तादाद बराबर होगी वो हमारे पास क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। देखें R1 यानी रो 1, R2 यानी रो 2, और इसको देखें C1 यानी कॉलम 1 एंड C2। देखें दो रोज़ एंड दो कॉलम, तो ये क्या हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है। अब इसके बाद जो हमारे पास है इसकी चौथी टाइप, वो हमारे पास क्या है, पार्ट 4, रेक्टेंगल। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है। अब इसको देखें, लाइक मैं फॉर एग्ज़ाम्पल ले लूँ A B एंड C एंड D E F। अब इसमें देखें इसमें कितनी रोज़ हैं, ये एंड ये दो, यानी R1 1 रो एंड R2
दूसरी रो। कॉलम कितने हैं देखें, एक ये C1, एक ये C2, एक ये C3। तो अब देखें कॉलम की तादाद कितनी है हमारे पास। देखें ये कॉलम 1 तो C1, ये कॉलम 2 तो C2, ये कॉलम 3 तो C3। अब रोज़ कितनी है, 2 हैं, और कॉलम कितने हैं, 3 हैं। यानी हमारे पास जो रो और कॉलम की तादाद बराबर नहीं है तो उसे क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें रोज़ एंड कॉलम की तादाद बराबर हो, और रेक्टेंगुलर क्या होता है, जिसमें रोज़ एंड कॉलम की तादाद बराबर नहीं होती। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास इसका पार्ट 5 यानी ई है। ज़ीरो मैट्रिक्स, अब नाम से ज़ाहिर है ज़ीरो, यानी इसमें इसके अंदर लाइक 0 0 जो अभी हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि इस सेट के अंदर जितने भी नंबर्स होंगे वो हम उनको क्या कहेंगे, एंट्री, यानी वो उनके एंट्री हैं या वो उनके एलिमेंट्स हैं। अब इसके अंदर जितनी भी एलिमेंट्स होंगे ज़ीरो के अंदर वो क्या होंगे, ज़ीरो होंगे, तमाम के तमाम क्या होंगे, ज़ीरो हमारे पास होंगे। तो वो क्या होगा, ज़ीरो मैट्रिक्स। देखिए तमाम हर एक आइडेंटिटी क्या है, हर एक एलिमेंट क्या है, 0 0, तो इसे कहते हैं ज़ीरो एलिमेंट। ठीक है, अब इसके बाद F की बात करें तो वो हमें क्या कहता है, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स। तो ये किस तरह होगा, फॉर एग्जांपल A 1 0 0 एंड 5। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि इसमें जो ये डायगोनल यहाँ पे 0 नहीं होगा, यहाँ कोई 0 के अलावा कोई नंबर होगा, लेकिन ये वाली चीज़ क्या होगी, 0 होगी। तो इसे क्या कहते हैं हम, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है जी, तो हमारे पास इसका पार्ट जी है, इसकी टाइप है स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो अभी जब इससे पहले हमने बात की डायगोनल मैट्रिक्स की, तो डायगोनल इसे कहते हैं, ये वाले होते हैं डायगोनल। ठीक है, तो हमने उसमें क्या कहा था कि डायगोनल के एलिमेंट्स नॉन ज़ीरो होंगे, उनके एलिमेंट्स यहाँ कोई ना कोई नंबर हो सकता है। लेकिन स्केलर मैट्रिक्स क्या होगा कि इसमें जो डायगोनल वाले एलिमेंट्स हैं ये वाले, ठीक है, ये पहले तो हमने क्या कहा था, 1 लिया था, 5 लिया था, यहाँ पे आप कुछ भी डिफरेंट ले सकते हैं। लेकिन स्केलर में क्या फ़र्क है, और उसमें स्केलर में क्या होगा कि हमारे पास जो डायगोनल वाले एलिमेंट्स हैं ये क्या होंगे, सेम होंगे, जो भी आप लें। लाइक यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 होगा, ये देखें 7 7 7, तो यहाँ डिफरेंट नहीं आ सकते, ये हमेशा सेम आएंगे। इसे कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। जी, तो पार्ट H है इसका टाइप आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी अब नाम से भी जैसे कि आपको ज़ाहिर है, आइडेंटिटी मीन 1, जिसमें डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे, 1 1 होंगे, 1 के अलावा नहीं हो सकते। यहाँ स्केलर में क्या था कि ये डायगोनल वाले एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, वो 1 भी हो सकता है, 1 से ज़्यादा, 2 भी हो सकता है, 3 एनी नंबर हो सकता है, 7 जो भी हो। ठीक है, लेकिन आइडेंटिटी में क्या होगा कि वो सिर्फ 1 होंगे डायगोनल एलिमेंट्स, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, 0 भी नहीं हो सकते, बस सिर्फ जस्ट क्या होंगे, 1 होंगे, 1 के अलावा कोई भी नंबर नहीं हो सकता। जी स्टूडेंट्स, अभी इसका पार्ट आई है इसके, तो ये कहता है ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ट्रांसपोज। ठीक है, तो अभी ये तो आपको अभी यहाँ तक अंदाज़ा हो गया होगा कि रो मैट्रिक्स क्या कहते हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइन हो। इसमें कितनी रोज़ हैं, देखें एक हॉरिजॉन्टल लाइन ये एंड एक ये, तो 2 रोज़ हैं। और कॉलम कितने हैं, 1 एंड 2 कॉलम है। तो ये कौन सा मैट्रिक्स बन जाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसमें रो एंड कॉलम क्या हो, इक्वल हो जाए, 2 रोज़ एंड 2 कॉलम्स। तो अब ट्रांसपोज क्या होता है मैट्रिक्स का, ये ज़रा आप देखें। तो ट्रांसपोज हम क्या करेंगे, इसका लाइक अगर ट्रांसपोज लेना चाहते हैं इसके ऊपर हम टी लिखते हैं, टी मीन ट्रांसपोज। ठीक है, आप इस ऊपर स्मॉल टी हम लिखेंगे तो ट्रांसपोज। अब यहाँ पे इसके ऊपर भी लिखेंगे हम, क्योंकि इसका हम ट्रांसपोज फाइंड करना चाहते हैं। तो ज़रा देखें, अब ट्रांसपोज क्या होता है। ट्रांसपोज का मतलब होता है कि आप रोज़ को कॉलम में चेंज कर दें एंड कॉलम को रोज़ में चेंज करते हैं। अब देखिए लाइक 1 एंड 2 क्या है, यहाँ पे कॉलम है या रो है ना, देखिए हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, ऐसे जैसे हमारी लाइक ज़मीन है, तो ये 1 2 क्या है, हॉरिजॉन्टल है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1 2 वर्टिकल में आ जाएगा। पहले क्या था, रो था, यहाँ पे देखें ये रो है, रो 1 एंड रो 2। अब ये क्या है, रो है। अब देखिए ट्रांसपोज की वजह से
इनकी पोजीशन चेंज हो गई है, रो के बजाय हॉरिजॉन्टल था, हॉरिजॉन्टल से क्या हो गया वर्टिकल में हो गया है। ठीक है, तो ये अब क्या हो गया कॉलम हो गया। अब यहाँ देखें ये भी रो था 3 और 4 हॉरिजॉन्टल था, अब ये भी चेंज हो जाएगा 3 और 4। तो ये क्या है हमारे पास, इसे कहते हैं हम ट्रांसपोज। तो अब ज़रा देखें पहले 1 और 2 क्या था, रो था यानी हॉरिजॉन्टल था, अब क्या हो गया 1 और 2 चेंज हो गया, कॉलम में चेंज हो गया, वर्टिकल हो गया। यहाँ 3 और 4 देखें तो पहले क्या था, रो था हॉरिजॉन्टल था, अब ट्रांसपोज की वजह से क्या हो गया चेंज हो गया, क्या हो गया कॉलम हो गए। अब पहले 1 2 रो था और यहाँ 1 3 रोज़ है, एंड 2 4 रो है, यहाँ पहले 3 4। तो ट्रांसपोज का मतलब होता है कि रोज़ को कॉलम में चेंज कर देना ट्रांसपोज होता है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अभी हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। इसकी टाइप्स मैंने बता दी और कुछ एक दो इसमें रह भी गई, तो वो इंशाल्लाह जब हम 1.2 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो उसमें उससे पहले वो मैं आपको वो क्लियर करवा दूंगा, क्योंकि वो उस एक्सरसाइज 1.2 में यूज़ होती है। तो अब एक्सरसाइज 1.1 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। इसमें कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर एंड विच आर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, यानी यहाँ कुछ मैट्रिक्स दिए गए हैं और कहता है कि आप ये देखें कि वो क्या है, आप बताएं कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स सभी मैंने आपको पहले बताया क्या होती हैं, जिसमें रो एंड कॉलम की तादाद क्या हो इक्वल हो। ठीक है, एंड रेक्टेंगल क्या होता है रेक्टेंगुलर, कि जिसमें रो एंड कॉलम की तादाद इक्वल नहीं होती। तो अब देखिए इसका पार्ट फर्स्ट देखिए, ये क्या है, ए एक मैट्रिक्स है 2 3 0 और 5। ठीक है, अब याद करें स्क्वायर मैट्रिक्स की मैंने डेफिनेशन क्या बताई थी, जिसमें रोज़ एंड कॉलम इक्वल होते हैं उनकी तादाद। तो इसमें देखें हॉरिजॉन्टल लाइन 1 यानी रो 1, ये हॉरिजॉन्टल लाइन 2 यानी रो 2, वर्टिकल लाइन 1 एंड वर्टिकल लाइन 2, यानी 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। ये देखें ये हो गया रो 1, ये क्या हो गया रो 2, इसे क्या कहते हैं कॉलम 1 और इसे क्या कहते हैं कॉलम 2। तो 2 रोज़ हो गए एंड 2 कॉलम्स हो गए। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं 2/2। 2/2 मीन 2 रोज़ एंड 2 कॉलम्स। तो ये क्या हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर यही होता है ना हमारे पास, जिसमें रोज़ एंड कॉलम क्या हो इक्वल। ठीक है, अब पार्ट बी देखें, इसका पार्ट 2 वो हमारे पास है मैट्रिक्स बी 6 3 -1 1 5 और 2। जी अब देखें इसमें कितनी रोज़ हैं, देखें ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है, एक रो ये हो गई, एक रो ये हो गई, और कॉलम कितने हैं वर्टिकल ऊपर नीचे देखें, एक ये कॉलम 1, एक ये कॉलम 2, एक ये कॉलम 3। तो कितनी कॉलम देखें, रोज़ कितनी हो गई 2 1 और 2, कॉलम कितने हो गए 1 2 और 3। तो इसे क्या कहेंगे हम 2/3, यानी 2 रोज़ एंड 3 कॉलम हमारे पास हो गए। तो इसका मतलब है कि इसको मैं लिख सकता हूँ 2/3। पहले वाले का मतलब होता है रोज़ एंड दूसरे का क्या होता है कॉलम। तो इसमें 2 रोज़ हैं एंड 3 कॉलम्स हैं। मतलब स्क्वायर में क्या होता था, जिसमें रोज़ एंड कॉलम इक्वल हो, और रेक्टेंगल में क्या होता था जिसमें रोज़ एंड कॉलम क्या उनकी तादाद इक्वल नहीं होती। लेकिन 2 रोज़ हैं 3 कॉलम है, तो ऑटोमेटिकली क्या है डिफरेंट है, सेम नहीं आ रहे। तो हम क्या कहेंगे इसको कि ये क्या है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, जी सुनिए हमारे पास इसका पार्ट 3 है, देखें सी। अब देखें फर्स्ट ऑफ ऑल रोज़ कितनी हैं, अब तो आप इतनी आपको पता चल गया, ख़ुद भी कर सकते हैं। देखिए कितनी रोज़ हैं, ये रो 1, ये रो 2 एंड ये रो 3, एक हॉरिजॉन्टल लाइन दूसरी एंड तीसरी। तो हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या कहते हैं रोज़ कहते हैं। अब कॉलम कितने हैं देखें, एक कॉलम 1, 2 कॉलम 2, 3 कॉलम 3। तो क्या मैट्रिक्स हो गया 3 रोज़ एंड 3 कॉलम। कैसे लिखेंगे 3/3। ठीक है, तो जब हम रो की बात करते हैं, उसमें एलिमेंट्स की बात करते हैं, आर्डर की बात करते हैं, तो वो होता है m/n।
एम का मतलब होता है रोज़ एंड एन का मतलब होता है कॉलम। ठीक है, ये याद रखना है। एम बाई एन मीन एम की जगह हम रोज़ की तादाद पुट करेंगे और एन की जगह कॉलम। देखें यहाँ कितनी रोज़ हैं, 3, तो मैंने 3 लिखा, मीन एम है यहाँ पे। बाई 3 कॉलम कितने हैं, 3, तो 3/3 मीन इक्वल रोज़ एंड इक्वल कॉलम। तो हम इसे क्या कहेंगे कि ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। जी स्टूडेंट्स, तो अब इसका पार्ट 4 है b = -1। तो अब बिल्कुल आपने कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि अब ये सोचेंगे कि अब कितनी रोज़ हैं कितने कॉलम्स हैं। तो ज़रा देखें इसमें कितने रोज़ हैं, ज़रा सोचें। एक ही एलिमेंट्स है ना यहाँ पे, तो क्या होगा, ओरिजेंटल कितना है, एक ही रो है, 1 एलिमेंट है मीन एक ही रो है। और कॉलम कितना है, तो कॉलम भी एक ही है। देखें कॉलम 1, रो कितनी है, एक ही एलिमेंट है तो एक ही रो होगी, और कॉलम भी 1 है। इसका मतलब है ये क्या हो गया, हम कैसे लिखते हैं ऑर्डर को, m/n, m मीन रोज़, रो कितनी है 1, ठीक है, और n मीन कॉलम कितने हैं 1, तो 1/1 मीन 1 रोज़ एंड 1 कॉलम। तो क्या होगा, जिसमें रोज़ एंड कॉलम की तादाद इक्वल हो जाए वो क्या होगा, स्क्वायर होता है। तो ये होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर। जी स्टूडेंट्स, ये पार्ट 5 है, e = -3, 4। ठीक है, सॉरी कॉमा नहीं आता यहाँ पे, इसमें मैट्रिक्स में कॉमा नहीं आता। 3 और 4। अब ज़रा देखें तो इसमें कितनी रोज़ हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है, देखें 3 और 4 एक ही लाइन में आ रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन एक ही है और उसको हम क्या कहते हैं, रो कहते हैं। अब कॉलम कितने हैं, देखें एक 3 वाला कॉलम और एक 4 वाला कॉलम, तो कितने हो गए, कॉलम 1 एंड कॉलम 2। रोज़ कितनी है, 3 और 4 एक ही लाइन में हमारे पास है, तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन में आ जाते हैं और वो रोज़ होती हैं। और ये -3 का अपना कॉलम है, 4 का अपना कॉलम है। ठीक है, तो अब देखें ऑर्डर कैसे लिखते हैं, m/n, m मीन रोज़ कितनी है 1 बाय n मीन कॉलम कितने हैं बाई 2, तो 1/2। ठीक है, तो अब देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स में हमारे पास क्या होता था कि हम क्या करते थे कि रोज़ एंड कॉलम की तादाद बराबर हो जाए, लेकिन यहाँ क्या है 1/2, 1 मीन रोज़, 1 रो है और 2 कॉलम है, तो बराबर नहीं है। तो फिर ये अगर स्क्वायर नहीं है तो क्या हो जाएगा, रेक्टेंगुलर। ठीक है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। और वो क्या होता है जिसमें रोज़ एंड कॉलम की तादाद इक्वल नहीं होती, तो ये हमारे पास क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जी स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास क्वेश्चन 1 का लास्ट पार्ट है 6, e = -1 एंड 7। तो अब ज़रा देखिए इसमें कितनी रोज़ हैं। ठीक है, देखें एक रो ये ओरिजेंटल लाइन और एक ये, तो हमारे पास इसे हम कहेंगे R1 मीन रो 1 और इसे कहेंगे R2। अब कॉलम कितने हैं, देखें 1 एंड 7 एक ही लाइन में आ रहे हैं, वर्टिकल मीन ऊपर नीचे। ठीक है, अब -1 जैसे हॉरिजॉन्टल पे ऐसे एक ही लाइन में आ रहा था, ये अपनी लाइन में आ रहा था, रो 1 एंड रो 2 ये, लेकिन ये कॉलम कितने हैं, एक ही, क्योंकि -1 एंड 7 एक ही लाइन में आ रहे हैं, तो कॉलम क्या है हमारे पास 1। तो हम कैसे लिखते हैं इसको, m/n। ठीक है, ये ऑर्डर होता है, यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन जिस समझाने के लिए मैं आपको लिख रहा हूँ। ठीक है, तो अब कितनी, m मीन रोज़ कितनी है 1 एंड 2, तो 2। ठीक है, और n कितने हैं, कॉलम एक ही है। अब देखें 2/n, 2/1, इसका जहाँ भी आपको लाइक कह देंगे 2/1 मैट्रिक्स है, 2/2 मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब है कि 2/2 अगर ये ना भी लिखा हो और आपको कह दे कि 2/1, इसका मतलब है कि उस ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसमें 2 रोज़ होंगी एंड 1 कॉलम होंगी। तो ये रोज़ एंड कॉलम की तादाद तो इक्वल नहीं है, अगर होती तो वो स्क्वायर होता, अगर नहीं हो डिफरेंट है तो वो क्या होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये हमारे पास इसका पार्ट 6 है। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहता है कि लिस्ट द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, कि आप इन क्वेश्चंस के ऑर्डर बताएं कि ये किस ऑर्डर का है। ठीक है, तो अभी जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने आपको जस्ट वहाँ पे ऑर्डर लिखना नहीं था, वहाँ पे सिर्फ
स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर की बात करनी थी, लेकिन मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा था कि मतलब इनके ऑर्डर जो इनकी रोज़ एंड कॉलम इक्वल होंगे तो वो कैसे लिखते हैं। तो ये ठीक है। तो हम अब इनकी जो है वो ऑर्डर लिखेंगे। अब इसका पार्ट 1 देखते हैं। ए इज़ इक्वल टू, ये एक हमारे पास मैट्रिक्स है 1 2 -1 3 4 एंड 2। ठीक है। तो जब हम एक मैट्रिक्स की ऑर्डर लिखते हैं तो उसमें हमारे पास होता है, हम अक्सर लिखते हैं इसमें जो हम लिख रहे होते हैं वो होता है m×n या m/n भी लिखते हैं, m/n। यानी इसमें हम इसके ऑर्डर लिखते हैं। ठीक है। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बताया था कि m का मतलब होता है नंबर ऑफ़ रोज़, m नंबर ऑफ़ रोज़, यानी जितनी रोज़ होंगी वो m की जगह लिखेंगे। और n का मतलब क्या होता है, नंबर्स ऑफ कॉलम। ठीक है, नंबर्स ऑफ कॉलम हम लिखते हैं उसमें। m मीन नंबर ऑफ़ रोज़, इसमें जितनी रोज़ होंगी, और n मीन नंबर ऑफ़ कॉलम। तो देखें यहाँ अगर इसका हम सॉल्यूशन लिखेंगे, क्या लिखते हैं, ऑर्डर लिखते हैं कि कितने ऑर्डर का है। तो m/n, अब m मीन रोज़, n मीन कॉलम्स। अब रोज़ का आपको पता, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में भी क्लियर करवा दिया था कि रो क्या है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। देखिए ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये दूसरी है, तो रो कितनी होगी, ये रो 1 और ये रो 2। कॉलम कितने होते हैं, कॉलम क्या होते हैं, वर्टिकल, जो ऊपर नीचे होते हैं। तो देखें ऊपर नीचे कितने हैं, एक ये वाला, एक ये है, एक ये है। तो ये कॉलम 1, ये कॉलम 2 एंड ये कॉलम 3। तो अब देखें अगर m/n की बात करें, ठीक है, तो m नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है, 1 2 2 बाय n कितनी है, नंबर ऑफ़ कॉलम्स 1 2 3, तो नंबर ऑफ़ कॉलम 3। तो बस इतना सा हमने सिर्फ इसको सॉल्व करना है, जस्ट ऑर्डर बताने हैं इसके हमारे पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में ये कह रहा है। अब दूसरा देखते हैं। जी, ये अब हमारे पास पार्ट 2 है, b इज़ इक्वल टू -1। अब ज़रा देखें इसमें कितनी रोज़ होंगी, एक ही रो है इसमें और एक ही कॉलम। जब एक नंबर आइडेंटिटी होती है, इसमें एक नंबर होता है तो उसमें एक ही, ये देखें अगर ऐसे देखें तो एक रो में आ रहा है हॉरिजॉन्टल और एक ही कॉलम में आ रहा है, तो क्या होगा इसका सोल्यूशन, m/n, यानी m की जगह रोज़ एंड n की जगह कॉलम। तो रो कितनी है 1 एंड कॉलम कितने हैं, वो भी 1, तो इसे कहते हैं 1/1, यानी एक रो एंड एक कॉलम। ठीक है। इसी तरह पार्ट 3 की बात करते हैं। C इज़ इक्वल टू, एक मैट्रिक्स है 2 3 -1, ये -1 के साथ है। ठीक है, 1 2 एंड 5। अब देखें, अब जैसे इसका पार्ट नंबर 1 किया था, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। अब देखें ज़रा इसमें कितनी रोज़ हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन 1 एंड 2, तो रो 1 एंड रो 2। कॉलम कितने, 1 2 3, कॉलम 1 कॉलम 2। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, जिसमें आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है। तो अब m/n क्या अगर फार्मूला हम यूज़ करें, m/n, तो m कितना है, रोज़ 2। ठीक है, n कितना है, 1 2 3 नंबर ऑफ, तो ये कॉलम क्या हो गया 2/3। ठीक है। अब इसी तरह हम इसके पार्ट नंबर 4 की बात करें तो वो f एक मैट्रिक्स है और वो कह रहा है कि 2 1 3 2 एंड 4 -1। जी, तो अब देखें स्टूडेंट्स इसमें कितनी रोज़ हैं। देखें एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक ये है, एक ये है, कितनी है, 3 है। ठीक है, इसको हम क्या कह देंगे, रो 1, इसको क्या कह देंगे, रो 2, इसको क्या कह देंगे, रो 3। कॉलम कितने हैं, 1 एंड 2, तो C1 C2। अब m का फार्मूला अगर लगाएं हम, m कितने हैं, नंबर ऑफ़ रोज़ 1 2 3, तो 3 बाय n कितना है 1 एंड 2, तो 2। इसका आर्डर क्या हो गया हमारे पास, जो अब आर्डर हम निकाल रहे हैं, आर्डर वो क्या है 3/2, यानी 3/2 मैट्रिक्स है।
जहाँ भी अगर ये चीज़ आपको ना दी गई हो और आपको सिर्फ ऑर्डर बता दिया जाए कि 3/2 है, 2/2 है, तो जब भी 3/2 की बात आ जाए, आपको कह दे कि 3/2 मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब है कि आपको समझ लेना चाहिए कि 3 उसमें रोज़ हैं एंड 2 उसमें कॉलम्स हैं। जी स्टूडेंट्स, अभी हमारे पास इसका पार्ट 5 है। E = 3 2, कॉमा नहीं होता, ठीक है, इसमें 3 2। अब देखें कितनी रोज़ हैं, सिंपल आपके सामने है, एक ही रो है इसमें, रो 1। कॉलम कितने हैं देखें, ये कॉलम 1 एंड कॉलम 2। तो ऑर्डर क्या होगा इसका, m/n। m कितने हैं, नंबर ऑफ़ रोज़ 1, ठीक है, n कितने हैं 2, तो ऑर्डर कितना हो गया 1/2। अब इसी तरह इसका पार्ट नंबर लास्ट 6 नंबर, तो वो देखें, पार्ट नंबर 6, ठीक है, वो हमारे पास D एक मैट्रिक्स है, वो क्या है 1 2 3, 1 2 एंड 3, 6 5 एंड 9, 0 0 एंड 0। जी, अब देखें इसका ऑर्डर क्या होगा, सॉल्यूशन ऑर्डर, तो m/n। अब देखें m/n, रो ये 1, इसे कहते हैं रो 1, इसे कहेंगे रो 2, इसे कहेंगे रो 3, यानी 3 रोज़ हैं। इसको क्या कहेंगे, इस पूरी को C1, इसको क्या कहेंगे C2, इसको क्या कहेंगे C3। देखिए कितनी रोज़ हैं, 3 रोज़ हैं एंड 3 कॉलम्स हैं। तो इसमें क्या बनेगा, आपको अभी माइंड में आना चाहिए कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या था कि जिसमें रोज़ एंड कॉलम की तादाद बराबर होती है। तो ये क्या है, 3/3 मैट्रिक्स है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। तो जी स्टूडेंट्स, अभी क्वेश्चन नंबर अगर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें वो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल, ठीक है। इसके बाद मैं आपको पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 करवा देता हूँ, ठीक है, तो क्योंकि वो क्वेश्चन नंबर 2 से रिलेट करता है थोड़ा बहुत। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ी सी उसमें अलग चीज़ है, वो फिर मैं आपको बाद में समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल। अब 2 मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में जाने से पहले मैं आपको पहले इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स कि उनकी क्या कंडीशन है, वो कब इक्वल हो सकती है, कैसे होती हैं, कब नहीं होती, तो पहले उसकी बात कर लेते हैं ताकि फिर आपको क्वेश्चन समझने में आसानी हो, ठीक है। तो 2 मैट्रिक्स कब इक्वल होते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हम लेट करते हैं कि लेट 2 मैट्रिक्स A एंड B सेट टू बी इक्वल। हम उनको इक्वल कहेंगे, लेकिन कब कहेंगे, 2 मैट्रिक्स कब इक्वल होंगे, तो उनकी 2 कंडीशंस हैं, ठीक है। नंबर 1, पहली बात कि दोनों मैट्रिक्स जो हैं उनके ऑर्डर सेम हों। क्या सेम हो, ठीक है, बोथ द मैट्रिसेस आर क्या हो, और ऑफ सेम ऑर्डर, उनके सेम ऑर्डर हों। ऑर्डर क्या होता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ चुके हैं, यानी उसमें रोज़ कितनी है, तादाद कितनी है, रोज़ कितनी है सॉरी, एंड कॉलम कितने हैं। तो ये उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए। फॉर एग्जांपल एक कॉलम है हमारे पास, वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी 2/2 है, और दूसरा भी क्या होना चाहिए, 2/2 होना चाहिए। और दूसरी बात, इसकी जो दूसरी कंडीशन है, ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई होंगे तो उसके इक्वल होगा, ठीक है। कि द एलिमेंट्स इन द corresponding position, उनकी जो पोजीशन होगी वो भी मैं एग्जांपल से समझा देता हूँ। इन A एंड B, यानी A एंड B 2 सेट हैं, आर इक्वल, उनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन है वो भी इक्वल होनी चाहिए। पहला क्या था, उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए, और दूसरी बात उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन भी सेम होनी चाहिए। अभी आपको थ्योरी नहीं समझ आएगी, एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल ले रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। एक सेट A है, ठीक है। अब देखें, ये है 1 2 एंड 3, दूसरा है 6 5 एंड 4, ठीक है। और दूसरा मैं ले रहा हूँ B, ठीक है, वो क्या है 1 1 + 1
12 डिवाइडेड बाई 4, 4 + 2, ठीक है, और 10/2 एंड 8/2। ये क्लियर है। अब देखें, पहली बात उसने क्या कही थी कि दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए, यानी जितने इसमें रोज़ एंड कॉलम्स होंगे उतने उसमें भी रोज़ एंड कॉलम्स होंगे। तो पहले इसकी बात करते हैं। ऑर्डर का क्या मतलब होता है? रोज़ एंड कॉलम। अब देखिए इसमें कितनी रोज़ हैं, अभी तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा, 1 और 2 हॉरिजॉन्टल 2 लाइन है तो 2 रोज़। कॉलम कितने हैं? 1, 2 और 3। कितना हो गया? 2/3, यानी 2 रोज़ एंड 2 कॉलम हो गए। अब इसका देखते हैं कितने रोज़ हैं, 1 और 2, 2 रोज़, कॉलम 1, 2 और 3 कॉलम्स, यानी ये मैट्रिक्स हमारे पास क्या हो गया? 2/3। और ये कितना हो गया? 2/3। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि ऑर्डर सेम है। दूसरा क्या कह रहा है? इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन क्या होती है? फॉर एग्जांपल इसका ये 1 जो है ये अभी यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे है। अब दूसरे में फर्स्ट नंबर पे क्या होगा, वो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन होगी। ये देखें इस मैट्रिक्स में जो नंबर जिस नंबर पे होगा, लाइक ये 1 पे है, ये 2 पे है, ये 3 नंबर पे है, ये 4 पे है, 5 या 6 पे है, तो इसमें जो फर्स्ट रो में पहला नंबर है उस कॉलम में हम चेक करेंगे कि फ़र्स्ट रो में कौन सा पहला नंबर है। ये तो देखें 1 और 1 इक्वल है। अब आप सोच रहे होंगे ये 1 + 1 है और ये 2 है, तो देखिए ये फर्स्ट रो में दूसरे नंबर पे 2 आ रहा है, लेकिन अगर 1 + 1 को दोबारा हम सॉल्व करें तो 2 नहीं बनेगा ना, वो भी 2, ये भी 2। ये होता है कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन। अच्छा, अब फर्स्ट रो में थर्ड नंबर पे 3 आ रहा है, यहाँ आ रहा है 12/4। अब आप कंफ्यूज होने की, तो 12/4 है, तो आप ज़रा 12 और 4 को सॉल्व करें तो 4 1 4 एंड 4 3 12, आंसर 3 आ रहा है। तो ये होता है इक्वल, यानी ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन इसकी इक्वल है, ये इसकी दूसरे के नंबर की इक्वल है, ये तीसरी जहाँ पे है वो उसकी इक्वल है। ये होता है कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशंस। अब देखें 6 है, यहाँ क्या है 2+। अच्छा, ये सेकंड रो में पहला नंबर है और ये सेकंड रो में भी इसका पहला नंबर है, तो ये 6 है, ये 4 + 2 है, तो 4 + 2 अगर सॉल्व करें दोबारा से 6 बनेगा। तो ये होता है, ठीक है। अब 5 है और ये 10/2 है, 2 1 2, 2 5 10, वही चीज़ बन रही है। एंड 4, तो 2 1 2, 2 4 8। तो ये होता है कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशंस, कि अगर फर्स्ट रो में ये नंबर जहाँ जिस नंबर पे है उसके दूसरा नंबर जो भी होगा उसी नंबर पे वो भी एक जैसा होना चाहिए। तो इक्वल मैट्रिक्स ये थे। बेसिकली मैं वाइंड अप कर दूँ कि 2 कंडीशंस आपके पास होंगी, उनके ऑर्डर सेम होंगे और उनकी जो हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशंस हैं 2 सेट्स की, वो इक्वल होनी चाहिए। यानी इसका पहला है तो इसका पहला ये जो ये होगा वो ये भी होगा। हाँ, उसकी शेप चेंज हो सकती है, जैसे ये 4/2 है, ये 10/2 है, ये 12/4, 8/2। तो वो अगर आप उसको सॉल्व करेंगे बिल्कुल ऐसे देख के ना कह देना कि ये बस ठीक है तो इक्वल नहीं है। उसको हम देखेंगे ध्यान से कि अगर वो हल हो, उसको हम सॉल्व करते हैं, क्या वो ये चीज़ बनेगी? हाँ, फिर वो इक्वल होंगे। अगर ये चीज़ नहीं बनती तो फिर वो इक्वल नहीं होंगे। मैं आपको एक एग्जांपल और दे देता हूँ कि वो कब नहीं होंगे, तो फिर आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। जी स्टूडेंट्स, ये मैंने इसलिए रेज़ नहीं किया ताकि मैं आपको इसका कंपैरिजन करवा सकूँ कि ये क्या है। अब देखें, पहला क्या था पॉइंट जिसमें ऑर्डर सेम होने चाहिए। कितने ऑर्डर का है? 1 रो, 2 रो एंड 3 रो, 3 रोज़ एंड 2 कॉलम। तो कितने का है? 3/2। ये कितने का है? 1 2, 2 रोज़, 1 2 3 कॉलम्स। ये 3/2 का है, ये 2/3 का है। अब पहली कंडीशन ही पूरी नहीं हो रही तो हम दूसरी की तरफ जाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो जब इन दोनों कंडीशन का पूरा होना ज़रूरी है। अभी इसमें रोज़ और हैं, कॉलम्स और हैं, तो ये हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स नहीं होगा, ठीक है। अब उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। अब ये 4 मैट्रिसेस हैं, तो कहता है कि आप बताएं कि इनमें से कौन किसकी इक्वल है और कौन किसकी इक्वल नहीं है तो बस ठीक है, नहीं बताना, लेकिन ये बता देंगे कि कौन किसकी इक्वल है। तो अब ज़रा देखें, हम देखते हैं पार्ट मैट्रिक्स ए को। तो ज़रा देखें, चलें पहले बी के साथ चेक कर लेते हैं क्या ये आपस में इक्वल है। देखें कितनी पहला कंडीशन क्या था? रोज़ ऑर्डर इक्वल, ऑर्डर सेम होने चाहिए, जितनी रोज़ जितने कॉलम। इसमें कितने रोज़ हैं? 1 2, कॉलम कितने हैं? 2, तो 2/2। ये कितने का है? 1 और 2, तो 2/2 का है। लेकिन कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी चेक करने हैं। इसका पहला क्या है? 2, इसका पहला क्या है? 2, ये दूसरा 5, दूसरा भी 5, तीसरा 1, यहाँ पे 4, मतलब ये तो इक्वल नहीं हो सकते।
तमाम एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए, तो इसको रहने देते हैं। अब ए को सी के साथ चेक करते हैं, कितनी रोज़ है, 1 और 2, 2 रोज़ 2 कॉलम्स, 2 रोज़ एंड 2 कॉलम, 2 बाई 2, पहला कंडीशन तो अब इसमें पूरा हो रहा है। अब दूसरा क्या कहता है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होने चाहिए। इसका पहला नंबर क्या है, 2, इसका क्या है 1 + 2। अब आप कह रहे तो नहीं है, लेकिन 1 + 2 को ऐड करें तो 2 बनेगा, ठीक है। अब इसी तरह दूसरा क्या है 5, यहाँ पे क्या है 3 + 2, तो 3 + 2 को सॉल्व करें तो 5 ही बनेगा, तो ये भी पूरा हो रहा है। यहाँ क्या है 1, लेकिन यहाँ क्या है 4, मतलब नहीं है, नहीं बन रहा, ठीक है, तो मीन ये भी इक्वल नहीं होंगे। अब ए को डी के साथ चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें कितनी रोज़ हैं, 2 रोज़ एंड 2 कॉलम्स, इसमें कितने हैं 2 रोज़ एंड 2 कॉलम्स। तो अब ज़रा दूसरी कंडीशन हम चेक करते हैं कि कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम है या नहीं है। देखें पहला नंबर 2, यहाँ भी 2 इक्वल, या सेकंड नंबर 5, यहाँ भी 4 + 1, 4 + 1 5 होता है, तो इक्वल, यहाँ 1 यहाँ 1 इक्वल है, यहाँ 3 एंड यहाँ 3, तो यानी दोनों कंडीशंस पूरी हो रही हैं। ऑर्डर भी सेम है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम है, तो हम कहेंगे कि ए एंड डी क्या हैं, वो आपस में इक्वल हैं, इक्वल मैट्रिक्स हैं। आपके सामने आपने देख लिया है कि ऑर्डर भी सेम थे। और ये अब बी एंड डी, सी की बात करते हैं तो देखें 2 रोज़ एंड 2 कॉलम्स, 2 रोज़ एंड 2 कॉलम्स। अब कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट चेक करते हैं, यहाँ 2, यहाँ 1 + 1, 1 + 1 2, 5, 3 + 2 तो 5, 4 4, 3 2 + 1 तो 3, यानी कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम है, ऑर्डर भी सेम है। तो क्या कहेंगे कि एंड बी एंड सी ये भी आपस में इक्वल हैं, ठीक है, ए एंड डी आपस में इक्वल है एंड बी एंड सी आपस में इक्वल हैं। तो ये था इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। जी स्टूडेंट से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, वो देखें, कहता है कि लेट ए 2 - 3 u एंड 0 ये एक मैट्रिक्स है, एंड b = v - 3 5 एंड w ये एक मैट्रिक्स है। कहता है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ u v एंड w की वैल्यू क्या होगी, और जबकि ए एंड बी जो है वो इक्वल है, यानी ए एंड बी जो है वो इक्वल मैट्रिक्स हैं, तो आप यहाँ से यू वी एंड डब्ल्यू की वैल्यू निकालें। अब ज़रा देखें, बहुत ज़्यादा सिंपल है, कोई भी इसमें मसला नहीं है। तो देखें फर्स्ट ऑफ ऑल अगर यहाँ गौर करें तो उसने कहा ए एंड बी इक्वल, तो हम लिख लेंगे ए एंड बी क्या है इक्वल है, उसने ख़ुद कहा हुआ है हमें। तो यहाँ ए की वैल्यू पुट करेंगे, क्या है 2 - 3 u एंड 0 इक्वल है ना, इनकी अपनी जगह वैल्यू पुट कर देंगे। बी क्या है v - 3 5 एंड w, ठीक है। अब देखें कुछ भी नहीं करना, सिंपल सा काम है। देखें कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट, जैसे हमने क्या कहा था, कॉरेस्पॉन्डिंग मीन कि जो यहाँ 1 है वो इसके बराबर होगा, जो सेकंड है उसके बराबर होगा, जो थर्ड है इसके थर्ड के बराबर होगा, जो फोर्थ है वो इसके फोर्थ के बराबर होगा। तो अब यहाँ पे देखें पहला नंबर क्या है 2, इसका पहला क्या है v, यानी v किसके बराबर होगा 2, या 2 = v लिखें या v = 2 लिखें, एक ही बात है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि v = 2, इसका मतलब है कॉरेस्पॉन्डिंग, इसका पहला जो है वो इसके पहले के इक्वल है। दूसरा क्या है 3 - 3, अब वो तो हमें नहीं चाहिए लेकिन लिख देते हैं क्योंकि हमें u एंड v की वैल्यू निकालनी है w की। तो ये देखें, चले मैं लिख देता हूँ -3 इक्वल होगा -3 के। अब इसकी थर्ड की, इसका थर्ड इसके थर्ड के बराबर होगा, तो u = क्या होगा 5 एंड 0 = w, या w = 0। यानी देखें क्या कहा था, इक्वल मैट्रिक्स कहे थे हमने, तो पहला नंबर इसके पहले के बराबर होगा, इसका दूसरा इसके दूसरे के बराबर होगा, इसका तीसरा इसके तीसरे के बराबर होगा, और इसका चौथा इसके चौथे के बराबर होगा। तो ये था, इस तरह से हम मैट्रिक्स से वैल्यूज़ निकालते हैं वेरिएबल्स की। तब यहाँ पे अगर आप देखें तो मेरे पास u एंड v की वैल्यू क्या बनी है, देखें u की वैल्यू मेरे पास बन गई है 5, और v की क्या बन गई है 2, एंड w की क्या बन गई है 0। अब ये तो आपस में कौन सा नंबर है, कोई यहाँ से वैल्यू नहीं निकाली, हमें इन तीनों की वैल्यू चाहिए थी तो वो हमने निकाल दी है। तो इस तरह हम वैल्यूज़ निकालते हैं, ठीक है जी स्टूडेंट्स। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। इफ़ ये एक मैट्रिक्स है इक्वल टू ये एक दोनों मैट्रिक्स उसने इक्वल दे दिए हैं। अब वो कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c x y एंड z, तो इनकी वैल्यू निकालें। ये बिल्कुल वही क्वेश्चन है जैसे हम क्वेश्चन नंबर 5 कर चुके हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट हमने इक्वल लिखनी है और वैल्यू निकालनी है। देखें ये पहला नंबर इसकी इक्वल हो जाएगा, ये दूसरा इसकी इक्वल हो जाएगा, तीसरा इसकी इक्वल हो जाएगा, तो बस इसको सॉल्व करते रहना है हमने, ठीक है। तो मैं यहाँ से डायरेक्ट आपको सॉल्व करना शुरू कर देता हूँ। देखें क्या कहा था हमने कि पहला नंबर पहले की इक्वल होगा, तो पहला क्या है x + 3, इस किसकी इक्वल है, इसके पहले के 0 की, तो मैं लिखूँगा x + 3 = 0।
ठीक है। यहाँ से मैं डायरेक्ट आपको x की वैल्यू भी निकाल के दे देता हूँ। अब देखें यहाँ x की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो यहाँ x + 3 है, 3 प्लस हो रहा है, जब राइट साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो x = -3। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। ठीक है। इसी तरह अब देखें दूसरा z + 4 यह सेकंड नंबर पे है, तो इसके सेकंड नंबर पे क्या है, 6 है, तो ये क्या आ जाएगा, z + 6 z + 4 = 6। तो अब मुझे z की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ 4 ऐड हो रहा है, इसको जब राइट साइड पे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बिल्कुल जो बच्चों वाला काम है। तो z = 6 - 2, तो z = 6 - 2 क्या आएगा, 2। ये हमारे पास अब इसी तरह z की वैल्यू आ गई है। ठीक है। अब इसी तरह हम दूसरे की बात करते हैं। अब इसका थर्ड नंबर इसके थर्ड नंबर की इक्वल होगा, जैसे फर्स्ट की इक्वल था, सेकंड की इक्वल था, अब थर्ड के इक्वल है। तो ये इसका थर्ड क्या है, 2y - 7 इक्वल होगा ना उसके थर्ड के, 3y - 2। अब देखें यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, यहाँ कांस्टेंट, हम y को एक तरफ कर लेंगे और कांस्टेंट को दूसरी तरफ कर लेंगे। अब देखें मैं कह रहा हूँ कि मैं इस -7 को अपनी जगह, इस 2 को इधर ले आता हूँ और y को मैं उधर लेके चला जाता हूँ। तो जी अगर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल पहले इस 2 को इधर ले आता हूँ, तो देखें 2y - 7, जब ये इधर आएगा तो माइनस था, यहाँ जाके प्लस हो जाएगा और ये 3y। अब इस y को मैं उधर लेके चला जाता हूँ, तो ये 2y यहाँ प्लस हो रहा था, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो -2 + y = 3y - 2y। अब देखिए -7 + 5 2 क्या आंसर आएगा, -5 एंड 3 इसका कोएफिशिएंट 3 इसका 2, तो क्या हो जाएगा, क्योंकि जब बेस सेम हो तो हम उनके कोएफिशिएंट ऐड करते हैं या माइनस करते हैं। इसका 3 है, इसका -2, तो क्या आ जाएगा, y। तो इसका मतलब है कि y की वैल्यू क्या आ गई है हमारे पास, y की वैल्यू हमारे पास आ गई है -5। जी तो इसी तरह हम अब आगे जाते हैं। ठीक है। अब देखें यहाँ क्या है, -6 इसके बराबर है, लेकिन ये भी 6 है, यहाँ कोई वेरिएबल नहीं है, तो हम इसको रहने देते हैं क्योंकि हमें ये वेरिएबल की वैल्यू चाहिए। अब ये देखें a-1 ये इसका ये सेकंड नंबर पे है, सेकंड रो में, और ये भी सेकंड, तो हमारे पास क्या होगा, a - 1 = -3। अब ये 1 माइनस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 3 + 1 क्या आएगा, -2। तो a की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, -2। अब इसी तरह यहाँ 0 इक्वल है किसके, 2c + 2। ठीक है, ये थर्ड नंबर पे है, ये भी थर्ड नंबर पे है, तो 2c + 2 किसकी इक्वल हो जाएगा, या 0 उसके हो जाएगा, या ये आप उसके कह लें तो 0। ठीक है। अब ये 2 यहाँ प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ 2 डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, -2 / 2। ठीक है। तो ये कैंसिल, 2 1s are 2, 2 1s are 2, तो c की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, -1। ठीक है। तो ये अब हमारे पास और किसकी वैल्यू रह गई है, x की भी आ गई है, z की भी हमारे पास वैल्यू आ गई है, 5y की भी आ गई है, a की एंड c की। अब b की वैल्यू रहती है हमारे पास। ठीक है। अब ज़रा देखें, अब थर्ड रो में, ये थर्ड रो है, ठीक है, तो इसमें जब फर्स्ट नंबर वाला होगा तो वो इसके थर्ड नंबर के फर्स्ट की इक्वल होगा ना, जैसे हम पहले करते आ रहे हैं। तो ये किसकी इक्वल हो जाएगा, ये इसकी इक्वल हो जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ b - 3 = 2b + 4। अब बिल्कुल ऐसा है जैसे ये y वाला था। ठीक है। तो अब पहले क्या करते हैं, पहले मैं 4 को यहाँ ले आता हूँ। ठीक है। 4 वहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और यहाँ 2b। अब मैं b को उधर ले जाता हूँ क्योंकि वहाँ b है, b को एक तरफ कर लेंगे, तो यहाँ क्या रह जाएगा, -3 - 4, एंड यहाँ क्या हो जाएगा, 2b, ये प्लस का b है, उधर जाके माइनस का b हो जाएगा। ठीक है। अब इसको देखें, ये -3 - 4 तो -7, एंड ये 2b - b तो 1 एंड b, तो b की वैल्यू क्या आ गई है, -7। ठीक है। अब आप कह रहे हैं कि ये सेकंड नंबर का इसकी इक्वल होगा, थर्ड, हाँ ठीक है, बिल्कुल इक्वल ही होगा, लेकिन यहाँ कोई वेरिएबल नहीं है, तो इसलिए हम उसको वैसे ही रहने देते हैं, क्योंकि हमें वेरिएबल्स की वैल्यू चाहिए थी और वो हमें मिल गई है। देखिए x की वैल्यू ये है, z की ये है, y की ये है, a की ये है, c की ये है, एंड c। इस तरह हमने ये वैल्यू निकाली है कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल, पहले के दूसरा, दूसरे के तीसरा, फिर सेकंड रो में पहला दूसरा, इस तरह सारा कुछ। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6।
जी, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर ए बी सी एंड डी। ठीक है, तो ये हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि आप ए की वैल्यू फाइंड करें, बी की फाइंड करें, सी की एंड डी की। ठीक है, तो हम पहले ये क्वेश्चन नंबर 6 एंड 5 में मैंने आपको समझाया कि दो मैट्रिक्स इक्वल हों तो वहाँ से वेरिएबल की वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला क्या है, इसका एलिमेंट क्या है, ए प्लस बी, तो ये इसकी इक्वल होगा माइनस, दूसरा क्या जो पहला होगा उसकी इक्वल होगा। और सेकंड में देखें इसका सेकंड नंबर और जो एलिमेंट है वो सेकंड के जो सेकंड एलिमेंट होता है फर्स्ट रो में उसकी इक्वल होगा। तो यहाँ पे अगर देखें तो इस पहले वाला क्या है, ए प्लस बी, ये किसकी इक्वल होगा, -1 के। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं इसको ए को राइट साइड पे लेके जाऊँ तो माइनस क्या हो जाएगा, -1 माइनस ए, इसको मैं कहूँगा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब देखें सेकंड बी प्लस 2c किसकी इक्वल होगा, इसका सेकंड क्या है 4 है, तो इसकी इक्वल होगा b प्लस 2c इक्वल टू 4, इसको इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब थर्ड पे 2c प्लस d ये किसकी इक्वल होगा, इसका फर्स्ट क्या है 8, तो ये इसकी इक्वल होगा 2c प्लस d इक्वल टू 8, तो इसको इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब ये देखें 2a माइनस डी इक्वल टू 0 के बराबर होगा, तो 2a माइनस डी इक्वल टू 0। तो अगर इस d को मैं राइट साइड पे लेके जाऊँ तो प्लस क्या हो जाएगा, तो 2a इज इक्वल टू डी, इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब देखें इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन नंबर 4 है क्या है, 2a इज़ इक्वल टू डी, यानी डी की वैल्यू यहाँ हमें मिल रही है। ठीक है, तो अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देता हूँ, ये 3 है, 2c प्लस डी इज़ इक्वल टू 8। अगर डी की वैल्यू यहाँ मैं 2a पुट कर देता हूँ तो ये हमारे पास क्या बनेगा, 2c प्लस 2a इज़ इक्वल टू 8। तो देखें पुट द वैल्यू ऑफ, या ऐसे लिख दें, पुट इक्वेशन 4 इन 3, यानी 4 को हम 3 में पुट कर देते हैं। तो 4 यानी ये क्या है, 2c प्लस डी, डी की जगह अगर 2a पुट कर दें तो थोड़ा सा मैं इसको सीक्वेंस लिख देता हूँ, 2a प्लस 2c इज इक्वल टू 8। डी की वैल्यू मैंने डी की जगह मैंने 2a पुट कर दिया। ठीक है, तो इसे इक्वेशन नंबर 5 कह देंगे। सही है, तो इसके बाद 5 को अगर मैं 6 में पुट कर देता हूँ, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे जी, सॉरी, इसको इक्वेशन 4 को 3 में पुट करने से पहले, हाँ इससे पहले अगर ये हम कर दें कि इक्वेशन नंबर 1 को 2 में पुट कर दें तो यहाँ b की वैल्यू हमारे पास क्या है, -1 एंड माइनस a, तो इसमें अगर यहाँ पुट कर दें तो b की जगह वैल्यू। ठीक है, तो इससे पहले इक्वेशन नंबर पुट इक्वेशन 1 को 2 में पुट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ 1 में वैल्यू क्या है b की, -1 एंड माइनस a। ठीक है, तो इसको यहाँ पुट कर देते हैं तो क्या आएगा, -1 माइनस a प्लस 2c इज इक्वल टू 4। अब 1 यहाँ माइनस हो रहा है, राइट साइड पे क्या जाके क्या होगा, प्लस का हो जाएगा, तो -a प्लस 2c इज इक्वल टू 4 प्लस 1, तो -a प्लस 2c इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 5 हो गया हमारे पास। ठीक है जी, तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 हो गया। अब क्या करेंगे हम कि इक्वेशन नंबर 4 हमने हमारे पास क्या है, 2a इज इक्वल टू डी, यानी डी की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 2a है। अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट, यहाँ देखें डी है, तो अगर डी की वैल्यू हम यहाँ पे 2a पुट कर देते हैं तो देखें पुट इक्वेशन 4 इन 3, इक्वेशन 4 को 3 में पुट करते हैं तो यहाँ देखिए डी की वैल्यू 2a है, यहाँ अगर 2a पुट कर देते हैं तो 2c, तो मैं थोड़ा सा तरतीब से लिख देता हूँ, 2a प्लस 2c इज इक्वल टू 8, इसको इक्वेशन नंबर 6 कह देते हैं। ठीक है, तो ये देखें, अब देखें यहाँ पे इक्वेशन नंबर 5 में क्या है, 2c, यहाँ भी 2c है, तो अगर हम इसको माइनस कर देते हैं तो यहाँ से 2c कैंसिल हो जाएगा, यहाँ a की वैल्यू हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 6 से 5 माइनस करेंगे, तो देखें subtracting इक्वेशन 5 फ्रॉम 6, इक्वेशन 5 को 6 से माइनस करें। 6 क्या है मेरे पास यहाँ पे, 2a प्लस 2c इक्वल टू 8, और इक्वेशन 5 क्या है, -a प्लस
2c इज़ इक्वल टू 5। अब ये माइनस कर रहे हैं तो साइन चेंज कर देंगे, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएंगे, 2a + a 3a, ठीक है। तो यहाँ से 8 - 5 तो 3, तो a क्या हो जाएगा हमारे पास 1, ठीक है। यहाँ से हमारे पास अब a की वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अगर a की वैल्यू को मैं यहाँ, अगर आप इक्वेशन नंबर 1 में वापस आएँ तो b इज़ इक्वल टू -1 - a। अब यहाँ a हमें गिवन था, सॉरी रिक्वायर्ड था, तो देखें a क्या है हमारे पास अब 1 है, आ चुका है। तो इसको अगर यहाँ पुट कर देंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 1 b इज़ इक्वल टू -1 एंड a की वैल्यू क्या है 1, तो ये -1, ठीक है। तो b इज़ इक्वल टू -2, सही है, -2। तो ये हमारे पास b की वैल्यू भी आ चुकी है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई है, ये b की वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए अगर आप इक्वेशन नंबर 4 पे ध्यान दें तो 2a इज़ इक्वल टू d। अब d तो हमें नहीं अभी तक पता कि वो क्या है, लेकिन a की वैल्यू तो हमें पता है 1 है, ठीक है। तो ये देखें, तो हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। तो यहाँ 2a की वैल्यू अगर 1 पुट कर दें तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2 × 1 d, तो d इज़ इक्वल टू 2। अब d की वैल्यू भी हमें क्या हो गई, मिल गई है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर जो 3 है, अगर आप यहाँ पे देखें ये, तो यहाँ क्या है 2c + d इज़ इक्वल टू 8। तो d की वैल्यू क्या है 2, अगर यहाँ हम 2 पुट कर देते हैं तो हमारे पास c की वैल्यू मिल जाती है। देखें, ये मैं थोड़ा सा ख़त्म कर देता हूँ यहाँ से, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 क्या है, 2c + d इज़ इक्वल टू 8। अब d की वैल्यू क्या आ गई है 2, यहाँ पुट कर दें 2 इज़ इक्वल टू 8, ठीक है। तो 2 यहाँ प्लस है, राइट साइड पे जाके माइनस की हो जाएगी, और 2c इज़ इक्वल टू 6, ठीक है। तो अब देखें हमें c की वैल्यू चाहिए, तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उसको राइट साइड पे जाके डिवाइड कर देंगे, तो 6 डिवाइडेड बाई 2, 2 1s are 2 and 2 3s are 6, तो c की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 3, ठीक है। तो ये हमें फाइंड करना था। a की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई, b की -2, d की, c की 3 एंड d की 4। तो ये हमें कहा गया था कि आप फाइंड करें a b c एंड d की वैल्यू, तो ये हमारे पास a एंड b c एंड d की वैल्यू आ गई है।